किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। और किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सारे हमारे किसान भाई और किसान भाई जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, साथ में जो सहायक धंधे कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं, उन सब भाइयों ने आज रेडियो किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिन 15 फरवरी 2004 को हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई। तो आज किसान वाणी कार्यक्रम का जन्मदिन भी है भाइयों, और किसान वाणी कार्यक्रम के जन्मदिन की भी सारे हमारे श्रोता भाइयों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विषय में जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर JN भाटिया जी को। आप प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी में, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। और हमारे साथ है डॉक्टर सरिता रानी जी, आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। और साथ ही हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक प्रगतिशील किसान भाई सुभाष चंद जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ विनोद जी, आपको भी और सभी किसान भाइयों को भी जो है इस शुभ अवसर पर जो है हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज रेडियो किसान दिवस है और रेडियो का जो है बहुत महत्व है किसान भाइयों तक हर एक सूचना को पहुंचाने का। तो जो रेडियो है हमारे देश में, उसकी शुरुआत हुई जून 1923 में, और उस समय इसको बॉम्बे के रेडियो क्लब के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद 23 जुलाई 1927 को जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, और उसी के साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाया जाने लग गया। और 1956 में फिर आकाशवाणी इसको नाम दिया गया, और उसके बाद से आज तक जो है आकाशवाणी के 591 स्टेशन का जो है देश में संचालन हो रहा है। और साथ ही भारत की लगभग 98% आबादी जो है वो रेडियो से जुड़ी हुई है। साथ ही आकाशवाणी जो है वो 23 भाषाओं में 146 बोलियों में जो है प्रसारित हो रहा है पूरे देश में। और जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे दौरान से लेकर रेडियो जो है सूचना और प्रसारण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता चला आया। साथ ही स्वतंत्रता के बाद भी जो है चाहे साक्षरता हो, चाहे स्वास्थ्य है या कृषि का जो ज्ञान है, उसको बढ़ावा देने में भी जो है रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा, खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें। और साथ ही जो आकाशवाणी है वो बाहरी सेवा प्रभार यानी कि लगभग 100 से अधिक देशों में भी जो है अपना प्रसारण दे रहा है, जो कि भारत की आवाज को एक वैश्विक स्तर पर लेकर आई है। साथ ही जो हमारे प्रवासी जो समुदाय हैं वो भी जो है रेडियो के माध्यम से हमारी बोली संस्कृति से सबसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो है रेडियो ने भी अपने आप को बहुत बदला है। आधुनिकीकरण के साथ साथ आकाशवाणी भी जो है अपने आप को लगातार जो है नई तकनीक और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदल रहा है। साथ ही चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, शिक्षण हो, मनोरंजन हो या सूचनाएं हैं, समाचार हैं, वो सब जो है हर एक देशवासी तक पहुंचाने का काम भी आकाशवाणी कर रहा है। और डॉक्टर साहब, जो समय के साथ साथ जो नई खोजें हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में नए नए जो है बीज हैं या खाद है, अलग अलग तरह की जो खोज है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने का जो सशक्त माध्यम है वो भी रेडियो ही है। हाँ विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यदि हम संचार माध्यमों की बात करें उसमें जो रेडियो है एक सशक्त माध्यम है। जी डॉक्टर साहब। और रेडियो के थ्रू हम जो है पूरे संसार में बिल्कुल विद इन सेकेंड मतलब जो है अपना एक संदेश दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो इसमें कोई दौर, बल्कि जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर तो जो है मतलब जो रेडियो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और यदि मैं करूँ, यदि हम 1950-51 की बात करें, हमारा उत्पादन सिर्फ
मतलब 51 मिलियन टन था जी। और आज जो है 332 मिलियन टन हमारा उत्पादन हो रहा है, खाद्य उत्पादन। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें रेडियो का बहुत बड़ा रोल है सर, जो जी यदि हम बात करें। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि रेडियो जो है जितनी भी मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो तकनीक हैं जी, डेमोस्ट्रेशन है, और यदि पशुपालन से संबंधित है, आपके जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जितने भी इससे मतलब जुड़े हैं उनमें जो है बहुत बड़ा रोल जो है मतलब जो रेडियो ने जो है प्ले किया है, जी इसमें कोई डॉक्टर दो राय नहीं है। और जैसे कि आपने अभी बताया कि 92% जो एरिया है कवर किया हुआ है हमारे ने। जी। और यदि हम सिग्नल की बात करें 98.2% लोगों के मतलब जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उस पे जो है रेडियो काम करता है। और यदि और भी बात करें हम, जिस टाइम फ्लड की बात हो, जहाँ लाइट भी फेल है आपकी, जी है जी, और सारे संचार माध्यम भी फेल हैं, जी डॉक्टर या जिस टाइम भूकंप हो, वहां तो इसकी जो भूमिका है ना और बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हम तो जो है नमन करते हैं मार्कोनी साहब को, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। जी। निश्चित तौर से मतलब जो आज एक मतलब जो हर क्षेत्र में क्रांति आई है, पर्टिकुलरली मतलब इसी में नहीं, औरों में भी यदि हम राजनीति की बात करें या जो है कम्युनिटी की बात करें, वहाँ भी रेडियो ने जो बिल्कुल है बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर्टिकुलरली यदि हम जैसे किसान से या खेती बाड़ी से संबंधित हैं जी, तो वहाँ तो इसका जो रोल है ना अनमोल है, बहुत अनमोल है, नहीं, जैसे आपने कहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो यूनिवर्सिटी में या किसी लैब में जो है आविष्कार कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो रेडियो है। क्योंकि एक वैज्ञानिक जो है किताबों में तो लिख सकता है, लेकिन किसान जो अनपढ़ है वो किताबों को नहीं पढ़ सकता। नहीं, यदि हम विनोद जी बात भी करें, जो हमारी किसानवाणी है, इसके 3 उद्देश्य हैं जी डॉक्टर साहब। मतलब यदि हम जैसे आपने किसानवाणी की बात करी जी, भाई 2004 में शुरू हुआ। वैसे तो हमने जो ये लिया है मॉडल, ये कनाडा से मॉडल लिया है, कनाडा में सबसे पहले आया, उसके बाद इंडिया में पुणे से स्टार्ट हुआ था पहला प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब। रेडियो तो आ गया था, हाँ, लेकिन मतलब फार्मर के लिए जो है 1943 में मतलब जो है ये प्रोग्राम आया था। और जैसे आपने बताया भाई 15 फरवरी को किसानवाणी आया, आजकल जो इतने स्टेशन हैं जी और इतनी बोलियां हैं, एक तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसकी भी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो हमारा ये है इसमें कि जो भी ज्ञान है ना, इनोवेशन जो हो रही है, नई नई खोज हो रही है हमारी, जैसे कोई किस्म आ गई, बिल्कुल कोई तकनीक आ गई है जी, कोई मान ले योजना आ गई, उसके बारे में जो है लोगों तक जो है जानकारी पहुंचाना। दूसरा जैसे अभी आपने जिक्र किया था लैब टू लैंड जी, लैब में तो हम काम कर लेते हैं जी, लेकिन जब वो हकीकत में आए, जमीन पे आए, तो वो इसका मकसद है कि जो हमने लैब में कर लिया वो जमीन धरातल पे भी जो है बिल्कुल चीजें पहुंचना चाहिए। और तीसरा ये है सर, जितनी भी हमारे पास तकनीक है जी, मान ले जैसे स्किल है या टेक्निक्स हैं जी डॉक्टर साहब, वो किसी भी फील्ड में हो, खेती बाड़ी में हो, एग्रो फॉरेस्ट्री में हो, पोल्ट्री में हो, आपके एनिमल साइंस में हो जी डॉक्टर साहब, वो सारी की सारी जो है किसानों तक पहुंचनी चाहिए। ये मकसद है हमारा, जो यदि जिस मकसद से जो भारत सरकार ने जो इन पे जोर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारी स्टडी हुई है, मतलब यहाँ नहीं, आप तो हम इंडिया में बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ, मतलब जो है मतलब 10-12 कंट्री के हमारे पास जो केस स्टोरी है जी, जहाँ पर इसका इम्पेक्ट आया है। हाँ। मैं बात यदि करूँ आपके, सबसे पहले अफ्रीका में बात करूँ मैं जी, वहाँ पर जो मतलब एक प्रोग्राम शुरू किया वहाँ की औरतों के लिए जी, तो उनकी जो मतलब जो लाइवलीहुड था, जीवन यापन था जी, जी, उसको मतलब जो काफी सरल बनाया इसने। दूसरा अपने इंडिया का बताऊं मैं, तंजावर एक जगह है कर्नाटका में जी डॉक्टर साहब, और उस रेडियो को जो रेडियो राइस का नाम दिया गया। क्यों दिया गया? एक वैरायटी थी मैडम ADT 27 धान की, नई वैरायटी थी वो, लोग बिल्कुल पुरानी वैरायटी लगाते थे, उनकी पैदावार बहुत कम थी, बीमारियां बहुत आती थी, तो उस KVK को नाम दे दिया भाई आपने इस वैरायटी को पॉपुलर करना है जी। तो उसने मैडम इतना पॉपुलर किया उस वैरायटी को, उस पर मतलब फील्ड डे कराए और कराए, मतलब जैसे एक्सपर्ट बुलाए, और उस रेडियो का नाम ही रेडियो राइस आ गया। मतलब ये एक हमारे जो मतलब बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, इससे क्या हुआ? हाँ, इससे ये हुआ मैडम, लोगों की पैदावार बढ़ गई, लोगों स्वावलंबी बन गए, और वो जो एरिया था तंजौर रेडियो से जो बहुत सारे कर्नाटक में वैरायटी फैल गई। वो जैसे अपनी PBW 343 थी, गेहूं की वैरायटी, हाइल्डिंग वैरायटी थी, बड़ा 10 साल तक उसने लोगों को, तो ऐसे उस ADT वैरायटी ने ना मतलब धूम मचा रही थी कर्नाटक में, वो सारी रेडियो की देन थी जी। तो ये अपना तंजावर का एग्जाम्पल है। बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशिया में है,
वहाँ पर बीमारी बहुत आती थी जी। तो वहाँ से जो फसलें थी उनका जो है मतलब रोगों को भाई कैसे रोग हमने कंट्रोल करने हैं उसके बारे में जानकारी देगी। लैटिन अमेरिका में जैसे हम बात करते हैं पशुपालन पे एक प्रोग्राम चलाया गया, भाई पशुओं में कौन कौन सी बीमारी हैं, चिचड़ आ रहे हैं या नई नहीं हो रही आगे, और बहुत सारी समस्याएं हैं, दूध कम है, उसके बारे में पूरा प्रोग्राम चला। तो वहाँ की जो है जो मतलब पशुपालन में बहुत लाभ मिला लोगों को। और जो है आपके जो मालवाई में जगह है वहाँ पर जैसे एक प्रोग्राम शुरू करा गया फार्म रेडियो के नाम से, क्लाइमेट चेंज, भाई जैसे बदलाव हो रहा था जी मतलब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा था, उस पर प्रोग्राम चलाया गया तो वहाँ लोगों को फायदा हुआ। कीनिया में जो है एक तरह से मतलब फसलों का जैसे कई बार जैसे पता नहीं लगता हमें भाई भाव करनाल में अच्छा है या आपके अम्बाला में अच्छा है, तो वहाँ पर जो डेली अपडेट दिया जाता था हर एक फसल का, भाई वहाँ पर ये मंडी के रेट, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ सर। वहाँ पर घाना में एक तरह से जो है प्लांट डॉक्टर के नाम से एक जो है प्रोग्राम चलाया गया बहुत, तो वहां पर जो है लोगों को जो बीमारी कीड़े फसलों में आते थे बहुत फायदा हुआ। इथोपिया में भी इसी तरह से लाइव स्टॉक में कई बीमारियां आती थी, पशु खत्म हो जाते थे, वहां बड़ा इम्पैक्ट आया। तंजानिया में सर एक जो है फार्मर फोरम के नाम से चलाया गया, वहां लोगों को जोड़ा गया, बिल्कुल मतलब जैसे उसको कम्युनिटी से जोड़ा गया, पॉलिसी मेकर से जोड़ा गया। तो ऐसे से एक नहीं विनोद जी, बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में कि इसने जो है रेडियो ने जो है बहुत ये मतलब डॉक्यूमेंटेड है ये, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया है। और ये जो हमारा 50 मिलियन टन से जो 332 मिलियन टन उत्पादन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। डॉक्टर भाटिया जी, आपने तो पूरे विश्व के उदाहरण दिए हैं कि भाई कहाँ रेडियो ने इतनी मदद की है, खेती बाड़ी में, किसानी में, हर चीज में। डॉक्टर सरिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक स्वयं महिला हैं, तो महिला सशक्तिकरण में भी रेडियो का क्या योगदान है? जो हमारी महिला किसान हैं या जो दुग्ध उत्पादन कर रही हैं, डेयरी फार्मिंग कर रही हैं, तो उन सबको क्या संदेश दिया रेडियो ने? जी विनोद जी, सबसे पहले तो मैं पूरी आकाशवाणी परिवार की टीम को और कार्यक्रम सुनने वाले सारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों को आपके रेडियो किसान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज इस कार्यक्रम में आके हमें मौका मिला है कि हम किसान भाइयों को रेडियो से संबंधित जो जानकारी है वो दे सके, क्योंकि हमारा विषय कृषि का है। तो कृषि संबंधित कार्य या तकनीकें, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी रेडियो का महत्व है। अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं या हम कहें कि महिला किसान हैं, वो भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि जैसे रेडियो का अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हर जगह इसकी पहुंच है। चाहे वो आप ये देखें कि शहरों के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि गाड़ी में एफएम सबके पास चलता है, बिल्कुल, चाहे वो एक तरह की जानकारी कृषि से संबंधित हो या दूसरे, या फिर हम कहें कि मनोरंजन के साधन के हिसाब से भी है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम किसान के हिसाब से बात करते हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं या माताएं बहनें अपने जैसे डेयरी में या मधुमक्खी पालन में किसी तरह के कार्य में जुड़ी हुई हैं, तो उनको जो जानकारी मिल रही है वो रेडियो के माध्यम से इतनी अच्छे से मिल रही है कि उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करके अपना जो काम है उससे संबंधित नई नई जानकारियां हैं, तकनीक है, वो उनको मिलती हैं। जैसे पिछले साल वाले कार्यक्रम में हमारे यहाँ एक महिला किसान जो बहन आई थी, वो जो मिलेट्स के लड्डू हैं, बाजरे के लड्डू हैं, वो बनाने के लिए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। उनको अलग अलग तरह के अवार्ड भी मिले थे और आपने उन्हें आमंत्रित किया था, तो उनको देख के भी और महिलाएं आगे आई हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सी महिलाएं आती हैं जो बोलती हैं कि आप हमें बताइए कि किस तरह से काम करना है। हमारे यहाँ उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, किसान भाइयों को भी दिया जाता है। तो जब वो रेडियो के माध्यम से एक दूसरे का आगे बढ़ने का तरीका सुनती हैं कि कैसे किसने काम किया, उनमें भी एक लालसा बढ़ती है, उनमें एक लगन होती है, प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, अपने घर की आमदनी में हम सहयोग कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और उनको देख के और महिलाएं भी प्रेरित होती हैं कि हमें भी बाहर निकलना है और कुछ ना कुछ नया करके दिखाना है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, आज हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम का जन्म दिवस भी है, तो किसान वाणी कार्यक्रम के हमारे बहुत सारे रूप हैं। जिस तरह हम फोन इन कार्यक्रम करते हैं मंगलवार को, तो उसमें हम जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित है, सब्जी से संबंधित है या जो पशुधन से संबंधित वैज्ञानिक है, वो हमारे सीधे किसान भाइयों से सीधा संवाद कर पाते हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, वो भी जो है अपनी समस्याएं हैं उनके सामने रख पाते हैं। साथ ही इसके अलावा जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है, उसमें हम बहुत सारी हर रोज चर्चाएं करते हैं, क्योंकि किसान वाणी कार्यक्रम हर रोज आता है।
तो उसमें हम सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, साथ ही जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम भेंट वार्ता भी करते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा जो प्रगतिशील किसान भाई हैं, जिस तरह मैम आप कह रहे थे कि भी प्रगतिशील महिलाएं हैं, तो हम उनके साथ भी इंटरव्यू करते हैं, उनके साथ भी बातें करते हैं ताकि उनके जो जीवन के अनुभव है उनसे सीखकर दूसरे जो और महिलाएं हैं या जो किसान भाई हैं वो भी प्रेरित हों। साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से हम मौसम की जानकारी हर रोज़ देते हैं किसान भाइयों को कि मौसम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है खेती बाड़ी में। इसके अलावा मंडी के भाव है, बाजार भाव है, या जो बजट हर साल पेश होता है, खेती का बजट है, उसके बारे में भी जो है किसान भाइयों तक जो है आकाशवाणी जो है हर घर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जो फोन इन प्रोग्राम है, इसके लिए हमारे पास बहुत से किसान भाई आते हैं, खासतौर से वो हमें बताते हैं कि आपका जो ये कार्यक्रम हुआ, हमने सुना फोन इन में, तो वो अपनी जो समस्याएं हैं वो सीधे सीधे बात करके पूछ सकते हैं। तो इससे उनको बहुत बार मदद मिलती है। तो कई बार हमारे केवीके में आके वो ये पूछते हैं कि आपका अगला प्रोग्राम कब आ रहा है, या उनका कोई स्पेसिफिक विषय हो, वो ये हमें बताते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी मिली और सही समय पे जानकारी मिलने के कारण हमें बहुत लाभ हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूं डॉक्टर साहब कि हमारे पास जो है हर हफ्ते बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं किसान भाइयों की, जिसमें वो अपना जो है अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं कि जो आपने पीछे मंगलवार को आपका प्रोग्राम था या उस दिन वो पर्टिकुलर प्रोग्राम था वो हमें बहुत अच्छा लगा या लाभकारी हमारे लिए रहा। और साथ ही वो कई बार हमें सुझाव भी देते हैं कि आप अगले मंगलवार पशुओं पे या फिर सब्जी के ऊपर स्पेशल या फिर मधुमक्खी पालन के ऊपर भी हमें इसके बारे में जानकारी दें। तो हमारा जो संवाद है और किसानों का हमारे साथ संवाद हो वो आपस में जुड़ा रहता है, एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक और जो चीज़ है माटी में पहला ही शब्द माँ है, तो माटी जो है जिस तरह हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं तो हमें अपनी माटी की भी देखभाल करनी है। बिल्कुल। तो जो मिट्टी की जांच है उसमें जो है आकाशवाणी का क्या रोल है? नहीं, इसमें समय समय पर जैसे जब भी, क्योंकि आमतौर पे वैज्ञानिक ये कहते हैं भी यदि जो मिट्टी की जांच है वो हमें फसल कटाई के बाद करनी चाहिए, जैसे आपकी रबी की फसल होगी और जो आपकी जैसे खरीफ की होगी जी डॉक्टर साहब, और 3 साल में कम से कम हमें एक बार जो है मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। तो जब भी मतलब जैसे फसल कटाई का टाइम आता है उस टाइम बहुत सारे प्रोग्राम जैसे हमारा जो किसान वाणी है जो ऑल इंडिया रेडियो करवाता है जिसमें जो संबंधित वैज्ञानिक आते हैं तो उसमें जो सही तरीका जैसे बताया जाता है यहाँ पर भाई कहाँ से मिट्टी लेनी चाहिए, मिट्टी लेने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट जैसे साझा की जाती है तो उस रिपोर्ट में आप क्या चीजें मतलब जो है आप जो है देख के कितना आपने खाद डालना है, क्योंकि यदि हमने उत्पादन बढ़ाना है, खादों की कमी करनी है, अपनी जमीन को बचाना है, तो हमें मतलब अपनी जो तासीर है ना जमीन की उसका तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो अंधाधुंध खाद डल रही है जिससे मतलब जो बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं, एक तरह से जो है पानी भी खराब हो रहा है कहीं जगह, जैसे कई बार जिक्र आता है कि पंजाब के इतने जिले, हरियाणा के इतने जिलों में ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत जरूरी है। इससे जो है जैसे आजकल प्राकृतिक खेती की बात चल रही है आजकल, जैसे वैज्ञानिक जैसे काफी जोर शोर पे सरकार भी पूरा ये मतलब जोर दे रही है आजकल, बल्कि जो अभी किसान मेला लग रहा है मार्च में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, उसका थीम भी प्राकृतिक खेती है। तो ये भी एक माध्यम है एक तरह से जो है। और मैं बताऊं इससे पहले विनोद जी हमें ये बात करना पड़ेगा भाई रेडियो क्यों मतलब जो है, क्योंकि आज रेडियो किसान दिवस आज हम मना रहे हैं तो इसके पीछे रेडियो क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी मतलब जो है खासियत है रेडियो की। सबसे पहले खासियत तो ये है कि सबसे फास्टेस्ट मीडियम है, सबसे तेज मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी आप जैसे आपने रेले कर दिया तो आदमी साउथ अफ्रीका में बैठा वो भी सुन लेगा मीडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये खासियत है इसकी। दूसरा ये है कि हर एक आदमी जो है म्यूजिक से लव करता है, देखो इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल साहब। तो जो खासियत है रेडियो की, दोनों डबल काम कर रहा है, लोगों का मनोरंजन भी कर रहा है और ज्ञानवर्धक बातें भी दे रहा है, ये बहुत बड़ी। तीसरी बात ये है इसकी मतलब पोर्टेबिलिटी, आप इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। टीवी रखा आपके घर में ही रहेगा, लेकिन आप उसको आप अपने भैंसों के साथ जा रहे हो वहां भी ले जा सकते हो, आप खेत में काम कर रहे हो वहां भी ले जा सकते हो आप। एक ये मतलब बड़ी खासियत है इसकी पोर्टेबिलिटी। आज जैसे इंटरनेट की बात करें हम, कभी बार कोई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ जाए, लाइट चली जाती है उसी टाइम, तो यहाँ ये भी सुनी है कि मतलब इसमें आपके पास बैटरी भी है, आपके पास सेल भी है, आप कभी भी देख सकते हो। एक्सेसिबिलिटी मतलब जो है बहुत इसकी वो है, बहुत ज्यादा, और फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे अभी जिक्र करें हमने 98.2% इसकी जो फ्रिक्वेंसी है। और फिर
मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है एक तरह से जो है, मतलब जो भी हमें इतने पैसे लगाने पड़े एक तरह से। और फिर यदि बात की टारगेट ऑडियंस है, जैसे आपने टारगेट करने हैं भाई, जैसे आजकल हम प्रोग्राम चला रहे हैं क्रॉप रेजिड्यू पे, फसल अवशेष प्रबंधन पे, तो आप पहले के देते हो भी आपकी बार जो चर्चा करी जाएगी वो फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर चर्चा करी जाएगी। तो उसमें बहुत सारे किसान हैं जो भी उनके क्वेरीज हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं, तो उससे जो है वैज्ञानिक को भी बड़ा मतलब संतुष्टि मिलती है, और उनके जो सवालों के जवाब भी मतलब जो है सही मौके पे, जो ये टारगेट है एक तरह से। और जो है आमतौर पर जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर तो रेडियो की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर लाइट भी बहुत कम है, इंटरनेट के साधन भी कम है, लोगों की जो है आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, तो वहां पर तो मतलब जो है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आया है एक तरह से। और जो है बहुत, और एक ही टाइम में बहुत ज्यादा जो है ऑडियंस के पास जो है पहुंच भी जाता है एक तरह से। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि फ्लड में और जो है अर्थक्वेक में, जिस टाइम भूकंप आ रहा हो वहां तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक बात मैं कहूंगा इसमें विनोद जी, डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महान लेखक था अमेरिका का उसने एक बात कही थी कि जो टेलीविजन है वो तो हर किसी को एक छवि देता है सिर्फ एक ही छवि देता है, बिल्कुल। जो रेडियो है ना वो लाखों दिमागों में जो है लाखों छवियों का जन्म देता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। मतलब बहुत बड़ी बात कही है उसने, हमारा मतलब इंडिया का भी नहीं है ये मतलब अमेरिका का एक लेखक था, उसने कितनी बारी कही है कि जो टेलीविजन तो सिर्फ जो है एक छवि देता है, जो रेडियो है हमारा वो लाखों दिमागों में लाखों छवियों को जन्म देता है। तो इसमें मतलब कोई वो दोहराई नहीं है कि जो रेडियो है ना इन खासियत की वजह से भी मतलब बिल्कुल जाना जाता है, आम लोगों में जाना जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब की बातों से। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो रेडियो है ये हर एक तक पहुंच रहा है, लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। तो रेडियो की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नाम है आकाशवाणी, तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आकाश से एक वाणी हो रही, आवाज आ रही है जो सब तक पहुंच रही है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसान भाइयों के लिए हर जगह ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। अब अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखें कि किसान भाई खेत में पानी लगा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो खेत में अकेले हैं, बिल्कुल, लेकिन वो छोटा सा, चाहे वो कीपैड वाला जो पहले फोन आता था, आजकल अधिकतर किसान भाई अब भी वही रखते हैं, उसमें वो अपना रेडियो चला के जब काम करते हैं तो वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी हो रहा है, उनको जानकारी भी मिल रही है, और अब वो अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर टेलीविजन के हिसाब से हम बात करें, देखिए महत्व तो हर चीज का है, पर टेलीविजन को साथ लेके वो खेत में काम नहीं कर सकते, या अगर हम कहें कि डेयरी में है या किसी और काम में वो नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन चाहे वो छोटा सा फोन हो, चाहे वो छोटा सा रेडियो हो, या अगर मैं ये कहूं कि पहले जो बड़े वाले रेडियो आते थे, आपको पता होगा, जैसे हम पुरानी फिल्मों में भी देखते थे या हमारे बचपन में देखा हो, बड़े बूढ़ों से भी सुना है, एक रेडियो होता था और वो कई परिवार एक साथ आके सुनते थे। खासतौर से जब क्रिकेट मैच की जब बात होती थी, एकदम शांति से कान लगा के सब सुनते थे, और जैसे ही कोई विकेट गिरा या कोई चौका छक्का लगा, एकदम से खुश होकर सबकी आवाज आती थी। तो वो एक अलग ही तरह का मजा था, और वो मजा अब भी चल रहा है। रेडियो का मैं तो चाहे कितनी तकनीकें आ जाएं, सब अपनी जगह है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं दूर दराज में गए हुए हैं, इंटरनेट नहीं है, तो भी आप रेडियो के माध्यम से अपना जो समाज से जुड़े रह सकते हैं, सारी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब तो जो आपकी न्यूज ऑन एयर की ऐप है स्मार्टफोन में, वो जब काम करती है तो चाहे कोई अगर विदेश में भी बैठा है, बिल्कुल, तो भी वो अपने यहाँ के रेडियो को आराम से सुन सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि जो आपने देखा होगा विनोद भाई, हमारे यहाँ आकाशवाणी दिल्ली से एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो मुंशी भाई थे, आज भी हमें उनकी बातें याद हैं। किशन भाई था, और लोग बड़े चाव से सुनते थे रेडियो पे बैठ के, जो है वो बहुत ही मतलब जो है मतलब उस स्वभाव के थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, और जो 20-25 लोग बैठ जाते थे जब प्रोग्राम आता था। इसमें निश्चित तौर से हमें भी आज रिटायर हो गए हम, देखो तब हम सुनते थे, तो छाप तो बहुत छोड़ी है रेडियो ने, इसमें कोई दो नहीं है, इसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है एक तरह से, जो किसानों को जो है सेवा कर रहे हैं एक तरह से। आपने सही कहा कि जो सुदूर इलाके हैं, चाहे रेगिस्तान है, चाहे पहाड़ी इलाके हैं, जहां तक कोई सुविधा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वहाँ कोई वैज्ञानिक पहुंच सकता, खेती बाड़ी में कोई मदद नहीं कर सकता, तो वहाँ रेडियो ही है उन लोगों की मदद के लिए, उन तक सूचना पहुंचाने वाला, उन तक ज्ञान पहुंचाने वाला। बिल्कुल जी।
और डॉक्टर साहब इसके अलावा जो है हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी बढ़ाने में, उनकी आमदनी बढ़े और उनके खर्चे कम हो, उसमें रेडियो का क्या महत्व है? हाँ, ये देखो, ये आपने जैसे कई बार हमारे यहाँ कोई नई वैरायटी आ गई है, मान लो कोई नई किस्म आ गई जी डॉक्टर साहब, गेहूं की आ गई WH 1275 आ गई जी है जी, या फिर मान ले सब्जी की कोई वैरायटी आ गई जी डॉक्टर साहब। पीछे आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक मूंग की वैरायटी थी जो है, कुरुक्षेत्र की बात बताऊं यदि मैं, मतलब एक समर मूंग लुधियाना आई थी एक तरह से, जो 60 दिन में पकती थी। और यहाँ पर एक हमने प्रोग्राम चलाया, मतलब जो आपका बहुत हमारे जो आकाशवाणी था कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा उसमें योगदान था। और एक बार यहाँ 10,000 हेक्टेयर में एरिया हो गया था, मतलब जो मूंग का। और जैसे कि हम बात करें, क्योंकि किसानों को हम जैसे जानकारी देते हैं कि भाई आप मिट्टी की जांच कराओ, और दूसरा जैसे भाई आमतौर पे जैसे आजकल पशु भी कम हो रहे हैं हमारे यहाँ, और दूसरा जैसे आजकल क्रॉप रेजिड्यू फसल अवशेष प्रबंधन का प्रोग्राम चल रहा है कि जो उर्वरक शक्ति हमारी कम हो रही है एक तरह से। तो उसमें यदि हम दाल वाली फसलें ले लें, जैसे मूंग है हमारा जैसे ढैंचा है भाई, इनका भी यदि हम समावेश कर लें, या फसल चक्कर जैसे हम बताते रहते हैं प्रोग्राम में कि जमीन जो है किसानों के पास बहुत कम हो गई है, और जो है वो लगातार जैसे कि फसल चक्कर करते हैं गेहूं धान का, और जो गेहूं धान ऐसी फसलें हैं जो मतलब जो है आजकल जो मतलब ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में आ गई हैं। तो जितनी ज़्यादा देर पैदावार देने वाली किस्में होंगी वो ज़मीन से पोषक तत्व भी उतने खींचेंगी, तो हम उतने दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम बात करें, यदि हम 1966 की बात करें, हमारी जो जमीनों की जैविक कार्बन थी वो 1.5 से 2% थी। आजकल यदि हम देखें हमारी जो जैविक कार्बन है ना, वो 0.3-0.4% आ गई है, मतलब बिल्कुल मार्जिन पे पड़ी है। तो जैसे हम यदि आजकल जोर दे रहे हैं तो कि भाई आप मिट्टी की जांच करवाओ, आप जो फसल चक्कर चेंज करो, आप फसल विविधीकरण फसल विविधीकरण करो आप जी। तो उसमें भी जैसे नई नई किस्मों के बारे में जानकारी देने के बारे में जी डॉक्टर साहब, जैसे आजकल आ गया हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज, जैसे जलवायु परिवर्तन का बड़ा मुद्दा हो गया आजकल जी डॉक्टर साहब, जो है बिना बुलाए मेहमान आ गया, हमारे यहाँ तापमान बढ़ रहा है एक तरह से है जी। तो उसके बारे में जानकारी देना किसानों को जो है एक तरह से। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ जैसे पानी की जैसे बड़ी दिक्कत है, जैसे आजकल जैसे हमने DSR जैसे धान की सीधी बिजाई है, उसमें भी हम जैसे जानकारी देते रहते हैं लोगों को, भाई हमने जो है धान का एरिया भी कम करना है, और हमने धान की जो रोपाई है उसको भी कम करना है। क्योंकि यदि विनोद जी बात करूँ, यदि मैं बात करूँ 1970 की, तो उस समय जो है धान की रोपाई की 10 रुपए मतलब 1 एकड़ की कीमत थी, लेते थे मजदूर। आज वही बात करें हम 5,000 पे चलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो वैज्ञानिक को तो जो है भलाई के लिए काम करते हैं किसान की जी। तो ये तकनीक दे ही है, पानी की हमारे यहाँ समस्या हो रही है एक तरह से, तो वहाँ हमने मजदूर की भी समस्या कम कर दी, उसमें पनीरी भी नहीं तैयार करनी पड़ती। ये डॉक्टर सरिता जैसे वैज्ञानिक आजकल बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई कम करो, मीथेन गैस बहुत जा रही है वायुमंडल में, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसमें भी जो है नई नई तकनीक जैसे लाने के लिए, जैसे आजकल हमारी जमीन कम हो रही है जी 143 मिलियन हेक्टेयर अब जमीन थी हमारे पास, सो ही रहेगी, कुछ उसमें चली गई, मतलब जो इंडस्ट्री में चली गई, कुछ आबादी में चली गई। तो इस वजह से जो है हमें जो है इस चीज का मतलब जो हम नई नई जानकारी देते रहते। पॉली हाउस जो है, क्योंकि पॉली हाउस में हम बात करें, यदि हम 4 किलो पैदावार ले रहे हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों, जो रेडियो किसान दिवस है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। कार्यक्रम ग्राम संसार में रिसाले भाई गेला। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार। डॉक्टर श्रीता जी और डॉक्टर जयन भाटिया जी, आपका कार्यक्रम ग्राम संसार में एक से बार फिर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है ना रेडियो किसान दिवस पर चल रहा है और चर्चा अपनी जारी रहेगी, क्योंकि जो है ना आज रेडियो किसान दिवस है। आज हम जो है ना रेडियो किसान दिवस के अवसर पर जो है ना किसान भाइयों को कि कौन कौन सी फसलें, कौन कौन से पशुधन से संबंधित बातें हैं या मिट्टी की जाँच है, इस प्रकार से आप जो है ना बातें भी कर रहे हैं। लेकिन इस विषय में ही डॉक्टर श्रीता जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है ना कई बार तो ये देखते हैं किसान भाई जो फसल अवशेष हैं उनमें आग लगा देते हैं, लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको जो है ना ये सोचते थे कि अपनी जैसे कि जो धान की पुआड़ है उसको अपने खेत से बाहर निकाल लेते थे। पर जो है ना आज किसान भाई देखते हैं कि मेहनत की बजाय वो अपने कंबाइन से जो है ना फसलों को कटवा देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो ठूठ बच जाते हैं उनमें फिर वो आग लगा देते हैं। इससे जो है ना किसान भाई ये सोचते हैं कि चलो हम जो है ना आगे बुआई का समय निकला जा रहा है, इसको ये कार्य करें। पर जो है ना किसान भाइयों को रेडियो के माध्यम से कि कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ताकि वो फसल अवशेष है उसको ना जलाएं। जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। जो फसल अवशेष प्रबंधन का हमारा विषय है, इसके लिए हमारे तरफ से काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हो या हमारे कृषि विभाग की तरफ से हो। और जो जैसे अब ये बात कर रहे हैं हम कि किसान भाई अपने धान की पराली में या जो अवशेष बचे हैं उनमें आग लगा देते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान भी रहते हैं जी। तो इसके लिए हम समय समय पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी और आपके रेडियो के माध्यम से भी किसान भाइयों को जानकारी देते रहते हैं कि एक जो फसल के अवशेष हैं ये अवशेष नहीं है, ये विशेष हैं। इनको जलाने की बजाय आप खेत में ही मिलाएं। खेत की मिट्टी में ही मिलाने से जो अवशेषों में मौजूद पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे वापस खेत की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों को हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपकी फसल के अवशेष हैं, चाहे वो धान के हों या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो दाल वाली फसलें हैं उनके अगर अवशेष हों, उनको हमको सबको ही खेत के अंदर ही मिलाना है। हम वैज्ञानिक जो हैं इसका जो इन सीटू प्रबंधन है यानी खेत के अंदर मिलाना है, इस बात पे ही ज़्यादा जोर देते हैं। अगर किसी कारण से किसान भाई के लिए इन सीटू प्रबंधन यानी खेत के अंदर ही इन अवशेषों को मिलाना किसी कारण से संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वो एक्स सीटू प्रबंधन यानी खेत में से अवशेषों को निकालना, उनका बेलर के माध्यम से गांठें बना के और वो निकलवा सकते हैं। पर यही अनुरोध करूंगी एक बार फिर से कि किसान भाई अपने खेत में जो फसल के अवशेष हैं उनको आग ना लगाएं और अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं उन फसलों के अवशेषों को खेत में ही मिलाकर। और इसके लिए अगर जैसे हम बात करें कि इन सीटू में किसान भाई किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब किसान भाई इसमें आग लगाने की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि धान के बाद जो अगली फसल उगानी है गेहूं, तो उनको कम समय मिल रहा है अपने खेत की तैयारी के लिए। तो इसके लिए जो मशीनें हैं जैसे हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है या लकी सीड ड्रिल है, इन मशीनों के माध्यम से किसान भाई। डॉक्टर भाटिया जी, जैसे कि जो किसान भाई हैं अगर वो सब्जी उत्पादन में आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, हाँ जी, उसमें जो रेडियो है बिल्कुल ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, कौन से बीज हैं, कौन सी उन्होंने फल सब्जी समय समय के अनुसार उगानी चाहिए, ताकि जो किसान भाइयों की आमदनी है वो समय के अनुसार बढ़ती रहे। बिल्कुल विशाल भाई, जैसे आपने बताया कि सब्जी उत्पादन भी जो है किसान के लिए एक अहम मतलब जो है आय का साधन है जी। तो जैसे कि बात करें यदि हम कि हमारा जो शरीर को जो है चलाने के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो कहाँ से मिलते हैं? सब्जियों से मिलते हैं बिल्कुल तरह से। और 400 ग्राम सब्जी चाहिए हमें जो है करने के लिए। तो इसके लिए जो है हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी समय समय पर जो है ट्रेनिंग भी करवाता है, एक तरह से नई जो है जो किस्मों की भी जानकारी देता है। क्योंकि आपने देखा होगा सब्जी उत्पादन में सिर्फ जो किसान है,
सिर्फ वही फायदा उठा सकता है, या तो कोई अगेती लगाएगा जी बिल्कुल, या पछेती लगाएगा, क्योंकि यदि बीच वाले मौसम में लगाएगा तो वो तो सारी फसल आ जाएगी उस टाइम, तो उसकी मतलब जो है 50-50 पैसे गोभी किलो बिकती है एक तरह से। तो इस माध्यम से हम जैसे यही करते हैं कि भाई जैसे आप जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जी बिल्कुल, वो अब से पहले यदि जिन्होंने मतलब जो दिसंबर में तैयार कर ली थी वो हम जानकारी देते हैं उनको, जैसे प्रोग्राम के माध्यम से भाई यदि कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, यदि आपने अगेता मतलब जैसे ये कद्दू वर्गीय सब्जी लगानी है तो कैसे इनको आपको तैयार करना पड़ेगा, पनीरी को कैसे तैयार करना पड़ेगा और गेहूं में साथ में लगा देना पड़ेगा। तो इस विषय में क्योंकि कर दें, क्योंकि अभी आपने पीछे सुना होगा हमारी बहुत सारी बहनें हैं, क्योंकि यदि हम किचन गार्डनिंग की बात करें जी बिल्कुल, एक यदि 250 गज आपके पास जगह है तो उसमें आप 5 आदमियों की पूरे साल की सब्जी पैदा कर सकते हो। और जो किचन गार्डनिंग में आप सब्जी पैदा कर रहे हो, एक तो आपका रसोई का खर्चा बच रहा है जी, दूसरा जो जहर मुक्त सब्जी आपको मिल रही है, या मान ले आपके जो पड़ोसन है वो दूसरी सब्जी करे, आप एक्सचेंज भी कर सकते हो जी बिल्कुल। अभी एक नीलोखेड़ी के आसपास की जो औरतें थी वहां पर जब उनको जानकारी मिली किसी संस्था से या जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, तो उनको सम्मानित भी किया गया दिल्ली में। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, कहने लगे जी मैं जो धनिया लगा रही हूँ, मूली लगा रही हूँ, ये पालक लगा रही हूँ, एक तरह से ये मेरी बहन है भिंडी लगा रही है, और आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इससे हमारा जो है 1,500-2 हज़ार रुपये महीने का खर्चा भी कम हो गया, दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बाजार से हमें सब्जी ले आनी पड़ती और हमारा जो भाईचारा बढ़ता है। तो निश्चित तौर से हम जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब। दूसरा फिर जैसे आजकल जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जो आजकल सुरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, कि वही उत्पादन एक टमाटर का पौधा है, यदि हम बाहर उसको कर रहे हैं तो वहाँ 4 किलो उत्पादन मिल रहा है, उसको यदि हम मतलब एक पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं तो 8 किलो 9 किलो उत्पादन मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं जैसे कि सरकार ने एक नारा दिया था कि हमें किसान की जो है आमदनी दोगुनी करनी जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आप मतलब फसलों में नहीं उत्पादन दोगुना कर सकते किसान का, आप फलों में सब्जियों में कर सकते हो, क्योंकि इन पे आपका कंट्रोल भी है और इनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा है। एक तरह से जो है मतलब आसानी से मतलब ये जो है टारगेट अचीव किया जा सकता है। वहाँ पर जो है बहुत सारी वो है मतलब जो दिक्कतें हैं एक तरह से, और भी जैसे हम कई बार कोई मान बीमारी आ गई उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, रेडियो माध्यम से दे दिया भाई, जैसे यदि हम आलू की बात करें जी, आलू में एक आलू झुलसा बीमारी आती है, और यदि उसकी सही समय पे किसानों को जानकारी ना मिले तो 7 दिन में पूरे का पूरा आलू सड़ जाता है। तो यदि हम मान ले हमें पता लग गया भाई आलू में बीमारी आ गई है, क्योंकि धीरे धीरे फैलती है बीमारी जी, तो उसकी हम कंडीशन बता देते हैं भाई, यदि मतलब बादल वाला मौसम होगा, बरसात की बूंदाबांदी होगी, तापमान इतना पाला पड़ेगा तो तब ये समस्या आएगी। कई बार पाले की, जैसे अब की बार पाला बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो पाले की यदि किसानों को सही जानकारी मिल जाए तो वो हल्की इरिगेशन दे देते हैं, पनीरी लगा रखी है वहाँ वो धुआं कर सकते हैं। यह एक जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है जो व्यापारिक गंधक है जो इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा रेडियो है वो सब्जी उत्पादन में भी जो है एक अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरा यदि हम बात करें, अब जैसे हमारी 65% आबादी है जो मतलब खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई है जी, तो हमारा जो रेडियो है वो सिर्फ किसानों को नहीं लाभान्वित कर रहा है, उसके साथ जो मजदूर हैं जो मतलब खेती-बाड़ी के दिन, या जैसे आजकल देख रहे हैं हम हमारी जो है जोत बहुत कम हो गई है जी बिल्कुल, मतलब जो है, और जो है क्योंकि पहले सिर्फ परिवार होते थे, आजकल जो है मतलब जो है परिवार जो है छोटे हो गए, तो सारी की सारी ज़मीन बट गई, कुछ ज़मीनें हमारी जो है इंडस्ट्री में चली गई, मतलब जो है हाईवे में चली गई, तो मतलब कम हो गई है ज़मीन। तो उसकी वजह से जो मतलब सहायक धंधे हैं जी, खेती बाड़ी के साथ साथ, जैसे मशरूम है, मधुमक्खी पालन है, आपका जो केचुआ पालन है, ये धंधे हैं। जैसे अचार बनाना है औरतों के लिए, यदि हमने उनको थोड़ा सा एम्पावरमेंट करना है, उनको थोड़ा सा स्वावलंबी बनाना है जी, अचार है आपका, जैसे किचन गार्डनिंग है, आपका मुरब्बा तैयार करना है, पापड़ बनाना है। अभी मैडम बता रही थी कि जो मोटे अनाज हैं, जैसे आजकल पर प्रचलन बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया लोगों में, और जैसे डायबिटीज़ शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि अब हमने जो है जो मोटे अनाज खाने छोड़ दिए हैं। तो जैसे हमने पिछली बार जो है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष था, मतलब यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल ईयर मनाया हमने जी बिल्कुल, और वो जो प्रपोजल दिया गया था वो भारत ने दिया था। मतलब जो है 150 देश जो एग्री हुए उसके साथ में 150 देशों में बनाया गया कि भाई जो आगे जो जलवायु बदल रही है
वहां पर कौन सी फसल सबसे ज्यादा टिकेगी, तो वहां पर मोटे अनाज टिकेंगे, क्योंकि जमीन खराब हो गई हमारी, पानी हमारे पास है नहीं, तापमान हमारा बढ़ रहा है। तो उन चीजों में हमारी जो ज्वार है, आपका बाजरा है, ये कोंदरा है, ये चीजें सारी की सारी सर्वाइव करेगी। क्योंकि यदि हम यहाँ, तो चलो हमारे यहाँ अभी इतनी स्थिति, अभी डॉक्टर साहब थोड़ी सी जो है ना किसान भाई की तरफ थोड़ा ध्यान देने लगे हैं, देना अब पड़ेगा। जैसे अब देख थोड़ा जिक्र करते हैं, जैसे जो राशन डिपो है, हाँ जी, उसपे भी जो है ना आजकल जो है ना गेहूं के साथ साथ बाजरा मिलता है, बिल्कुल ना, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया बने रहे और मोटे अनाज जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा करें, ताकि उनको कीमत भी अच्छी मिले। पहले जो है ना देखते थे कि बाजरे का जो भाव तो कम रहता था। रिसाला भाई, एक दिन मेरे किसान ने फोन किया मेरे को, कहने लगा जी मिलेट्स, कहता है कि मिलेट्स खाओ डॉक्टर जी। एक किसान कर रहा है मेरे को जीन से फोन कि मिलेट्स खाओ। मैं मिलेट्स तो है तेरे पास में, सारी तो है वहाँ, बाजरा तेरे पास रही, जवार तेरे पास रही, वहाँ रागी तेरे पास रही, वहाँ वही तो है मिलेट वहाँ। कहने लगा दवाई नहीं काम करेगी, आप मिलेट्स खाओ। तो ये चीजें आ गई हैं इसमें, और ये जो मतलब यहाँ नहीं पूरे देशों ने समझी है बात ये, तो उसमें हमारे बड़ी खुशी होती है हमें कि हमारे जो आजकल वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मतलब एस के मल्होत्रा जी, इन्होंने मतलब जो है यूएनओ में जाके एक अपना केस प्रेजेंट किया था। जो आजकल वाइस चांसलर हैं अपने महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो अंजन थली में करनाल में जी, ये शख्स थे, उस टाइम कमिश्नर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो वहाँ मतलब जो है इन्होंने बताया कि भाई हमने जो है मिलेट्स को दोबारा ले आना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं रिसाला जी कि भाई हम जो है रेडियो के माध्यम से किसानों को जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, आपकी जो सब्जियां हैं, और जो खेती बाड़ी के साथ साथ धंधे हैं, जो किसान के मान में पहले जैसे जोत कम हो गई है, तो वो मधुमक्खी पालन उगा के, हमारा जो है खुम्ब उत्पादन करके, वर्मी कंपोस्ट करके, ये ऐसे धंधे हैं, उनकी हमारे यहाँ जैसे ट्रेनिंग भी देते हैं हम जो है। बल्कि एक तो सरकार ने जो एक स्कीम शुरू कर रखी है, जो हमारे जो बेचारे गरीब है, रेखा से जो रह रहे हैं, उनके लिए हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है हर साल जो है 3-4 ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें माली की ट्रेनिंग है, औरतों को सिलाई की ट्रेनिंग है। डॉक्टर भाटिया जी जिक्र कर रहे थे बाजरे की खिचड़ी का और खाने का, क्योंकि सर जिस हिसाब से हमारी जो है जलवायु परिवर्तन हो रही है, ये मतलब सभी देशों ने मान लिया है एक तरह से, भाई वहाँ पर जो है जो मोटे अनाज वाली फसलें ये टिक पाएंगी जी, क्योंकि हमारे यहाँ देखो तापमान बढ़ रहा है, दूसरा हमारे यहाँ जो है पानी की कमी हो रही है हमारे यहाँ, दूसरा हमारे यहाँ जो गैसें बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो हो गई हैं एक तरह से। तो वहाँ पर जो है क्योंकि जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, ये एक तो जो है एक तरह से तापमान ज़्यादा सहन कर लेती हैं, दूसरा इनमें ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना इसमें बीमारी कीड़े आते हैं एक तरह से। और जो है दो जो बीमारी हैं हमारे यहाँ आमतौर यदि हम बात करें, एक तो मोटापा और एक जो है डायबिटीज शुगर है, ये मेरे ख्याल में जो है 15% लोगों में तो मोटापा जी बिल्कुल देखने को मिल भी रहा है आजकल और 30 से 35% लोगों में शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा है, ये भी बढ़ रही है बहुत ये जो जड़ है ना सारी, ये सर जो हमारी जो आजकल का जो खान पान है, जो आजकल ये फास्ट फूड है, ये इसकी देन है एक तरह से। डॉक्टर साहब जैसे फास्ट फूड का जिक्र करें तो जैसे जो बच्चे हैं ना, हाँ जी, आजकल बच्चे ज्यादातर इसकी तरफ आकर्षित हैं। हाँ जी, हाँ ना कि उनको कह देना भी रोटी खा ले बाजरे की, वो कहेंगे हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल खिचड़ी खाएंगे, बिल्कुल ना करेंगे, वो खाएंगे नहीं। तो ये तो सर कल्चर है, जैसे जो आजकल क्योंकि मिलती नहीं बिल्कुल भी, तो ये हमें रिवाइव करना पड़ेगा। मतलब जो है जैसे जो आजकल चिप्स जैसे हैं हम देते हैं सारे के सारे, वो चिप्स हमें जो है बाजरे के जो है बनाने पड़ेंगे। बिस्कुट हमने बनाना शुरू कर ही दिए हैं इसके तरह के, तो उन चीज़ों पे आना पड़ेगा। मतलब लोगों को जागरूक होने लगे हैं लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसका तो मैं बताऊं रिसाला सिंह जी, करोड़ों रुपए का व्यापार शुरू कर दिया है जिन लोगों ने। यदि हम दक्षिण भारत की शुरू बात करें, हैदराबाद में है बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बेंगलोर में बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकार भी बहुत ज़्यादा मतलब बैकअप दे रही है। डॉक्टर साहब जैसे कि होटलों में भी बताते हैं कि इडली डोसे इन्हीं के बनाने लगे, हाँ बिल्कुल इन्हीं के। तो मतलब हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इन चीज़ों पे आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें जो है मतलब जो मोटे अनाज के बारे में नहीं हमारा रेडियो जो दे रहा है, साथ में जो पशुओं के बारे में, जैसे पशुओं में टिक्के लगने वाली बात है, उसके बारे में भी समय समय पे जानकारी दे रहा है। सरकार की बहुत सारी स्कीमें आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है जी, और बहुत सारी स्कीमें सरकार चला रही है, जैसे ड्रोन की स्कीम चला रही है। जैसे आजकल जो हमारी बहुत सारी बहनें हैं ड्रोन दीदी प्रोत्साहन दे रही है, ड्रोन दीदी, उनके बारे में भी कहने का मतलब है जो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो किसानों के लिए लाभदायक है, उसके फसल बीमा योजना कराओ भी, उससे सरकार यदि आपको आपदा आ जाए उसके बारे में भी जानकारी दे रही है। हॉर्टिकल्चर यदि हम बागवानी की बात करें, भाई कब कौन से पौधे मिल रहे हैं लगाने हैं आपने, कौन कौन से पौधे अब लग रहे हैं, कौन कौन से लाभदायक हैं। क्योंकि यदि हम पहले पौधे लगाते थे ना,
वो 6-7 साल इंतजार करनी पड़ती थी। और कई बार तो ये होता था लोग ठग लेते थे, साउथ के, हरियाणा के, हैदराबाद के लोग आए और यहाँ पर पौधे बांट के चले गए, उसका पता नहीं होता था, पेडिग्री का पता नहीं होता था। तो आजकल जो हमारे नज़दीक के सेंटर है, जैसे भुन्ना हो गया, लाडवा हो गया, वहाँ पर किसानों को जो है अच्छे पौधे मिलते हैं, फलदार पौधे हैं, और जैसे आम के पौधे हैं, तो उसके बारे में हमारा रेडियो जो है पूरी जो है जानकारी दे रहा है, जिससे बहुत सारे किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं एक तरह से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरिता जी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कुछ मैं बताऊं। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर सरिता जी, आप जो है ना मोटे अनाज का जिक्र कर रहे थे, जब हम आप बोलने के लिए बड़े ललायित हो रहे थे, जानकारी दे मोटे अनाज के बारे में, क्या हो सकता है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया है मोटे अनाजों के बारे में, तो जो मधुमेह के जैसे समस्या आजकल बढ़ी हुई है, या हम कहें कि उच्च रक्तचाप की, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ये सारी समस्याओं का अगर हम इलाज दवाओं से हटके प्राकृतिक तरीके से करें, तो इन सब का इलाज मोटे अनाज की तरफ जाके, यानी जो हमारे मिलेट्स हैं, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो मिलेट है, इन सब को अगर हम अपने भोजन प्रणाली में दोबारा से शामिल करेंगे तो हम कर सकते हैं। और जैसे अगर हम माताओं बहनों के लिए बात करें, या छोटे बच्चों के लिए जिनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके लिए लौह तत्व की मात्रा भी हम बाजरा के माध्यम से, या बाकी जो हमारे मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें 2 बाजरा की नई किस्में जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी हैं, जिनमें लौह तत्व और जिंक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, उसके लिए भी किसान भाई अगर उसको उगाते हैं और उसको अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो उससे भी अच्छी जो हमारा स्वास्थ्य है प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है HHB 299 और HHB 311, तो किसान भाई इन दोनों किस्मों का अगर उत्पादन करते हैं, तो जो लौह तत्व की कमी हमारे खाने में है, उसकी पूर्ति भी इससे कर सकते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बच्चे खिचड़ी नहीं खा के राजी हैं, बाजरे की रोटी नहीं खा के राजी हैं, तो बाजरे के लड्डू हैं, या बाजरा ज्वार के पफ्स, जैसे कि मक्की के जो पफ हैं या फुल्ले हम बोलते हैं, जिनको पॉपकॉर्न बोलते हैं, उस तरह से बाजरा और ज्वार के पफ भी मार्केट में आते हैं, जो एक पोषक तत्व का साधन भी है और बच्चों को आकर्षित करने के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो नई चीज है और वो खुशी से चाव से खाएंगे। साथ ही साथ जैसे पुलाव बनता है या इडली डोसा बनता है, वो भी हमारे मोटे अनाज के माध्यम से बनाया जा सकता है। पुलाव बनाने में जैसे रंग बिरंगा उसको आप सब्जियों से कर दीजिए, और चावल की जगह बाजरा को भिगो के या अंकुरित करके उसका इस्तेमाल करें, तो भी वो बच्चों को खिलाने के लिए एक नया व्यंजन भी है, जो साथ ही साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी है। डॉक्टर सरिता जी, जैसे कि आपने बाजरे के बारे में बड़ा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, पर आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है जी, वो किसानों के लिए कैसे सहायता करता है? क्या क्या प्रशिक्षण आपके संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं? ऐसी जानकारी। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज रेडियो किसान दिवस है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, CRS जिसे हम बोलते हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, उसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे आप यहाँ किसान भाइयों को जानकारी देते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, इसी तरह से हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से भी किसान भाइयों को कृषि संबंधित विषयों के बारे में, या जो सरकार की नई नई स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। हर रोज उसमें प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जिससे किसान भाई जानकारी प्राप्त करके लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद अगर अगली बात करूं, कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान केंद्र को स्थापित करने का है, वो ये है कि किसान भाइयों तक नवीनतम जानकारियां, नवीनतम तकनीकें पहुंच सके, और उनको पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे जागरूकता कार्यक्रम है, खेत दिवस है, किसान मेला है, ये हमारे जिला स्तर पे भी होते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी होते हैं, और गांव-गांव जाके भी होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे छात्र जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं, किसान जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे हमारा फसल अवशेष प्रबंधन पे रहता है, 5-5 दिन की अलग अलग गांवों को गोद लेके हर साल ट्रेनिंग करवाई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आगे जो धान का सीजन आएगा, उस समय धान की सीधी बिजाई से संबंधित प्रशिक्षण हम देते हैं किसान भाइयों को, ताकि उनको जानकारी मिल सके। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई या बहनें हैं, उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जैसे कि फल और सब्जियों का परिरक्षण पे हो गया, कुंभ उत्पादन पे हो गया, स्प्रे तकनीक पे हो गया। इस तरह की जानकारी हम उनको अलग अलग प्रशिक्षणों के माध्यम से देते रहते हैं। डॉक्टर भाटिया जी, अंत में हम ये कहेंगे, यदि आज रेडियो किसान दिवस मना रहे हैं, और यदि हम जो हमारा अनसंग हीरो है, कहीं मतलब अन कहीं नायक है, उनको यहाँ याद करें हम। जी बिल्कुल। एक हमारे जो अन्नदाता हैं,
उनको हम जो है आपके रेडियो किसान दिवस के माध्यम से आज हम सैल्यूट करना चाहेंगे कि मतलब वो जो किसान है, वो जो अन्नदाता है, जो 140 करोड़ लोगों का जो है पेट भरने में सक्षम हुआ है और उसने अपनी जो कड़ी मेहनत से जो है लहू पसीने की जो है आज हम जहां 50 मिलियन टन मतलब उत्पादन कर रहे थे, उसने 332 मिलियन टन उत्पादन कर दिया है। आज अब उन सबको मतलब एक तरह से जो सैल्यूट करते हैं कि जो मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। डॉक्टर भाटिया जी, डॉक्टर श्रीता जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने रेडियो किसान दिवस के ऊपर दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।